जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर नाथ द्वारा लिखी गई है। कमलेश्वर जी की लिखी गई कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, और जब हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन वहां पे भी आसानी से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक, इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले से ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना जो कि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कुतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पे आया है। तो यहाँ पे पॉइंट सब ये कि एक पॉइंट याद रखना है कि सूट कहाँ से मंगवाया गया है और कितने पाउंड का खर्चा उसमें आया है। तो करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पे आया है, और कहाँ से मंगाया गया है? हिंदुस्तान से मंगाया गया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री में छपी प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे। किसके कारनामे छपे थे? प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में रही थी। तो शंख कहाँ बज रहा था? इंग्लैंड में बज रहा था, और उसकी गूंज कहां तक सुनाई दे रही थी? हिंदुस्तान में। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। कितने हजार का सूट पहनकर? 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत के क्या कहने हैं। और वह रानी दिल्ली आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने कहीं से किसी से नहीं कहा, कि किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों के ने नानजीनों की तरह श्रृंगार किया। मतलब रास्ते इतने सफा कर दिए गए कि लगता है कि सड़कें अब जवान हो गई हैं, और धूल मिट्टी सब साफ हो गया है, और इमारतें सब चकाचक एकदम अच्छी से दिखने लगी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, कि वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। यानी कि एक मंदिर मूर्ति बनी थी जिसमें नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव
पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर रोज हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे कि क्या मजाल कोई उस नाक तक पहुंच ना जाए, यानी कि नाक चुरा न ले। जॉर्ज हिंदू यानी कि नाक थी उसमें, तो हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की और नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी कौन सा युद्ध होता रहा नाक के लिए? गुरिल्ला युद्ध होता रहा। ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखना है। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई, मतलब उसकी नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, मतलब पहरेदार लगे थे लेकिन नाक चोरी हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। सभी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के गैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी, मतलब मूर्ति है उसमें अगर नाक ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, अपनी नाक कट जाएगी। रानी जी बोलेंगे कि हम लोग दिल्ली गए, वहां पे जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं थी। तो इस प्रकार से ये कहानी का अगला पृष्ठ है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी। उन चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बहदवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मतलब उसके अंदर एक आत्म वो जागा जिससे वह सोचा कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी ही है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी और इस लाट के लिए कहां से पत्थर लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका और एक ही नजर ने एक दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात पर पूरी छानबीन का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, मतलब कि अब फाइलों में कुछ भी नहीं बचा है। अगला पृष्ठ। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे का यह काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक के दारोमदार आप पर है। मतलब कि पूरा जिम्मेदारी उस गठन को सौंप दिया गया कि ये सब लोग आप लोग पता करेंगे कि इसके लिए कहां से नाक मंगाई गई थी या कहां से पत्थर लाए गए थे इसको बनाने के लिए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज हिंदुस्तान के देश से गर्भ में छिपी है।
जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी शक्ल पर, विदेशी की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब यह है कि जिसकी नाक इस लाट पर बैठे ठीक ठाक उसे बैठाकर उतार लिया जाए, मतलब उसे उतार लाया जाए। जिसकी नाक इस लाट पर बैठ जाए उसकी नाक ले आया जाए और यहाँ पे लगा दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सभी की आंखों में एक क्षण की बहदवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जार्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। मतलब यानी कि दादा भाई नौरोजी की, गोखले जी की, तिलक की, शिवाजी की, जहांगीर की, यानी कि सबकी नाक उसने चेक की कि किसकी नाक उस पर फिट बैठेगी। और फिर उसके बाद वह गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, यानी कि इन सब की मूर्तियों को नापा, नाक उनकी नापा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोग की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों में भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जार्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। मतलब जार्ज पंचम की जो नाक थी छोटी थी। उन्होंने बताया कि मैं हर एक राज्य घूम डाला, पूरा हिंदुस्तान घूम डाला, लेकिन किसी की भी नाक इससे नहीं बैठ रही है। यह सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुनो कि बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि जो बिहार सेक्रेटरी में शामिल होने वाले 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इतनी बड़ी कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जार्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जार्ज पंचम के नाक पर नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या। यह तो अपनी नाक कटाने के बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में
कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई है उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, मतलब किसी एक जिंदे व्यक्ति की नाक काट कर लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे स्वर में बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। नेक्स्ट, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने की दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी, वह उसने दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक, जिसको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा, जो कि कमलेश्वर जी की कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी रही। आशा करता हूं कि आपको भी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको कहानी समझ में आई है तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका MCQ होगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।